हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड के फर्स्ट ईयर के पेपर F5 जिसमें आपको पढ़ना है भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास के बारे में। इसके यूनिट 1 में पढ़ना है आपको भाषा की प्रकृति के बारे में। इस वीडियो में जो है पेपर F5 के यूनिट 1 को जो है पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और सारे एक पॉइंट को जो है तोड़ तोड़ कर जो है आपको बताया गया है। तो सबसे आपका पहला पॉइंट है भाषा का अर्थ क्या होता है या भाषा क्या कहते हैं या भाषा किसे कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ देख रहे हैं नोट्स में लिखा हुआ है भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। अर्थात भाषा वह है जिसे हम बोल सकते हैं या जिसे बोला जाए। आप कहने का अर्थ है कि भाषा शब्द जो है संस्कृत के भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि यहाँ लिखा हुआ है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों को बोलकर, जैसे कि नोट्स में लिखा हुआ है वो देख लीजिए आप। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों व विचारों को जो है आदान प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरे को समझा सके और दूसरे के भावों को जो है समझ सके उसे हम लोग भाषा कहते हैं। सार्थक शब्दों में के समूह के या संकेत को जो है भाषा कहते हैं। सार्थक शब्दों में जो है समूह या संकेत को जो है भाषा कहते हैं। और भाषा का जो मुख्य जो आपका साधन है वह यह है कि मनुष्य जो होता है बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों को जो है आदान प्रदान करता है। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप में जो होता है दूसरे को समझा सके और दूसरे के भावों को समझ सके उसी जो है हम लोग भाषा कहते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है भाषा अभिव्यक्ति एवं विचार विनिमय का साधन है। भाषा क्या है? अभिव्यक्ति एवं विचार विनिमय का साधन है जिसके द्वारा संसार के सभी प्राणी किसी न किसी रूप में अपने भाव विचार को जो है व्यतीत करते हैं एवं इनका माध्यम जो होता है भाषा होता है। भाषा एक प्रकार का जो होता है विचार विनिमय का जो है साधन है, अभिव्यक्ति का साधन है जिसके द्वारा जो होता है कोई भी मनुष्य जो होता है अपनी भावों को जो होता है लिखित अथवा कथित रूप से जो होता है दूसरे के सामने प्रकट करता है या दूसरे को समझाता है और दूसरे की भावनाओं को जो है समझता है, उसी को जो है हम लोग भाषा कहते हैं। आगे जानते हैं। तो नेक्स्ट अगला पॉइंट है इसी में भाषा का मुख्य तत्व जो होता है ध्वनि होता है। भाषा का जो मुख्य तत्व है वह ध्वनि होता है। प्रत्येक भाषा में कुछ मूल ध्वनि और सामान्य है और उन दोनों की एक मान्य व्यवस्था जैसे स्वर, व्यंजन, संयुक्त स्वर और व्यंजन ध्वनि के उच्चारित एवं लिखित रूप आदि होते हैं। तो यह हो गया। आमतौर पर आप कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा जो होता है मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को जो होता है लिखकर या बोलकर दूसरे को समझा सके और साथ ही साथ दूसरे के भावों को जो है समझ सके, उसे जो है हम लोग भाषा कहते हैं। अब हम जानेंगे विद्वानों के अनुसार भाषा की परिभाषा को जान लेते हैं। बहुत सारे विद्वानों ने जो है परिभाषा दिया है भाषा की, तो उनके जान लेते हैं। पहला पॉइंट है बाबूराव सक्सेना के अनुसार भाषा एक सांकेतिक साधन है। इनके अनुसार क्या है? भाषा एक सांकेतिक साधन है। नेक्स्ट है स्वीट के अनुसार, तो इनके अनुसार भाषा घनात्मक शब्द द्वारा विचारों का स्पष्टीकरण ही भाषा है। भाषा क्या है? घनात्मक शब्द द्वारा विचारों का स्पष्टीकरण ही जो है भाषा है। नेक्स्ट है क्रो एंड क्रो के अनुसार भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चारित एवं सीमित ध्वनियों का संगठन है। भाषा क्या है? अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चारित एवं सीमित ध्वनियों की जो है संगठन है, इसी को जो है भाषा कहते हैं। तो ये बहुत सारे विद्वानों ने हुए जो कि भाषा के ऊपर अपनी परिभाषा दी है। अब हम आगे जानेंगे भाषा की प्रकृति के बारे में कि भाषा की प्रकृति क्या है। आपसे प्रश्न पूछता भी है। आपका यह जो पॉइंट है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भाषा की प्रकृति क्या है। तो एक एक करके सारी चीज़ों को जानेंगे। तो जैसे कि देख लें कि भाषा की प्रकृति क्या है, निम्न है। पहला प्रकृति क्या है? विशेषता। पहली प्रकृति क्या है? विशेषता। इसमें देख ले क्या है? भाषा व
विचार और अटूट भाषा क्या है कि विचार का अटूट संबंध होता है, इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। विचार के अभाव में भाषा का कोई मूल्य नहीं होता है। विचारों से ध्वनि उत्पन्न होती है और ध्वनि से विचार, और विचार प्रधान जो होता है भाषा मनुष्य की विशेषता है। मतलब कि अगर कोई चीज़ हम किसी व्यक्ति को बता रहे हैं, उसका कोई विचार ही नहीं है, कोई इसका विशेषता ही नहीं है, तो फिर वो भाषा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि जो विचारों से क्या होता है कि विचार करते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है, और ध्वनि से क्या होता है, विचार होता है, और विचार प्रधान भाषा जो होती है मनुष्य की विशेषता होती है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, तो सेकंड में है आपका भाषा का संबंध परंपरा से होता है। यह भी बात सही है, प्रकृति में आ सकता है कि भाषा का संबंध क्या होता है, परंपरा से होता है। भाषा जो हम एक पीढ़ी को दूसरे पीढ़ी द्वारा मतलब ग्रहण की जाती है, यहाँ पर ग्राम नहीं होगा, ग्रहण की जाती है, इसके मूल रूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन तो कर सकते हैं, परंतु इसमें कोई नई भाषा का सृजन नहीं कर सकते हैं। इस पॉइंट को समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि भाषा का संबंध क्या होता है, परंपरा से होता है। हम अपने पीढ़ी से जो होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जो होता है, हम लोग भाषा को थोड़ा ग्रहण करते हैं, लेकिन मूल रूप से जो होता है थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं, परंतु इसमें कोई नई भाषा का जो होता है सृजन मतलब विकास नहीं कर सकते। वही भाषा रहेगा, थोड़ा मोड़ा बोलने की शैली थोड़ा मोड़ा जो है परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से नई भाषा का जो है सृजन नहीं कर सकते हैं। थर्ड है भाषा एक अर्जित संपत्ति है। ये भी सही है, भाषा क्या है, अर्जित संपत्ति है, प्रकृति में आएगा, क्योंकि मनुष्य क्या होता है अंतः क्रिया करके या अनुकरण करके अपने वातावरण के साथ, अपने परिवेश के साथ या अपने परिवार के साथ भाषा को जो है अर्जित करता है। तो देखिए यहाँ नोट्स में लिखा हुआ है, मनुष्य भाषा का अर्जन अपने चारों ओर के वातावरण से करता है, अतः स्पष्ट रूप से भाषा एक अर्जित संपत्ति है, ना कि पैतृक संपत्ति। भाषा क्या है, अर्जित संपत्ति है, ना कि पैतृक संपत्ति, क्योंकि भाषा को अर्जन करने के लिए मनुष्य या बच्चे क्या होते हैं, अपने आसपास के पर्यावरण, चारों तरफ के पर्यावरण, अपने परिवार, अपने समुदाय, अपने पड़ोस या अपने बोल सकते हैं परिवेश से जो है अनुकरण करके वो भाषा को मतलब अर्जित करते हैं। नेक्स्ट है भाषा सामाजिक वस्तु है। ये भी बात सत्य है, इसके प्रकृति में आ सकते हैं कि भाषा क्या है, प्रकृति सामाजिक वस्तु है। कैसे है, भाषा का अर्जन जो होता है समाज में संपर्क हो सकता है, भाषा का अर्जन समाज के संपर्क में ही आने से होता है। वास्तविकता यही है कि भाषा का जन्म जो होता है समाज से होता है। कोई भी भाषा जो है उसका हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं, समाज में करते हैं, तथा प्रयोग भी समाज में ही होता है। उसका उपयोग, उसका प्रयोग भी जो होता है हम लोग समाज में करते हैं, क्योंकि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। इसलिए जो है हम लोग समाज में सारी गतिविधियों में भाग लेते हैं, उनके भाषा शैली में समझते हैं, इसलिए उनके विचार विनिमय के लिए जो है भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा किसे कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भावों तथा विचारों को जो होता है लिखित रूप से या बोलकर दूसरे को समझा सके और दूसरे की भावनाओं को समझ सके, उसी को जो है हम लोग भाषा कहते हैं। तो इसलिए जो है भाषा सामाजिक वस्तु है, क्योंकि लोग जो होते हैं वो समाज में रहते हैं और समाज के नियम कानून जो भी होती है उसे अपने भावों को, विचारों को जो है विचार विनिमय करने के लिए जो होता है समाज को, लोगों की जो है भाषा की जरूरत होती है। नेक्स्ट है ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन। भाषा के माध्यम से ही जो होता है एक पीढ़ी समस्त संचित ज्ञान सामाजिक विरासत के रूप में दूसरे पीढ़ी को सौंपती है। ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन कैसे है, अगर मान लीजिए कि आपके दादा के पास बहुत सारी जानकारियां हैं, प्रीवियस मतलब जो पुराने ऐतिहासिक जानकारी है वो है, तो वह क्या करेंगे, भाषा के माध्यम से जो होता है वो बोलकर आने वाले पीढ़ी को जो है सौंपते हैं। तो इसके लिए माध्यम से जो होता है यह ज्ञान प्राप्त होता है कि भाषा के माध्यम से यूज होता है हम लोग प्राचीन एवं नवीन आत्मा और विश्व पहचानने में जो होते हैं सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। अब आगे जानेंगे हम। अब आपका सेकंड पॉइंट आ गया, इसमें आपको जानना है भाषा प्रतीकों की वाचिक व्यवस्था के रूप में कैसे है। तो जैसे कि मैंने नोट्स में यहाँ देखिए लिखा है कि भाषा प्रतीकों की वाचिक व्यवस्था है, इसके जरिए हम संसार को समझने के लिए वाचिक प्रतीक करते हैं। जैसे कि व्यक्ति को पहाड़ के बारे में अगर बताना हो तो उसे पहाड़ दिखाने का अच्छा है कि उसे किसी ध्वनि के प्रतीक के माध्यम से जो है बता दिया जाए। इसलिए अभिव्यक्ति के लिए जो है वास्तविकताओं के प्रतीकों के रूप में जो है ढालकर उपयोग करना भाषा का निर्माण की पहली शर्त होती है। कहने का अर्थ है कि भाषा प्रतीकों की वाचिक व्यवस्था कैसे है। मान लीजिए कि हमें संसार को समझाने के लिए जो है बहुत सारी प्रतीकों की गढ़ते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को अगर पर्वत के बारे में बताना हो, पहाड़ के बारे में बताने हो, तो उसे दिखाने से अच्छा है या दिखाने से पहले हम क्या करते हैं कि उसके कुछ जो
प्रतीक होते हैं उसको दिखाते हैं, उसको बताते हैं, तब जो है जाकर उनके वास्तविकताओं को प्रतीकों के रूप में जो होता है ढाल कर उनके अंदर जो होता है भाषा के निर्माण की पहली शर्त को रखते हैं। नेक्स्ट है, इसमें देख ले, नेक्स्ट है कि जब हम कोई अनजान चीज़ को देखते हैं तो उसमें प्रतीक के माध्यम से एक नाम देते हैं। आपको पता होगा कि अगर जब बचपन में आपने अगर कोई चीज़ देखा होगा, आपको नाम नहीं पता होगा, तो अपने अनुसार से जो है उसका नाम दे देते हैं। इसी नाम के माध्यम से हम उसी के बारे में दूसरे को बता पाते हैं। अर्थात भाषा एक प्रकार का प्रतीक है, जैसे पहाड़, पेड़, नदी आदि, पशु पक्षी आदि। मतलब कि जब आप कोई अनजान चीज़ों को देखते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आप क्या करते हैं कि उस चीज़ों के बारे में जो है एक नाम दे देते हैं और उसी नाम के माध्यम से जो होता है दूसरे को बता सकते हैं। अर्थात भाषा एक प्रतीक है, जैसे पहाड़, पेड़, नदी, पशु पक्षी आदि को जो है हम लोग प्रतीक के माध्यम से दर्शाते हैं, बताते हैं। नेक्स्ट समझते हैं, इसी में जो है भाषा समझ के माध्यम के रूप, भाषा समझ के माध्यम के रूप में कैसे है, तो भाषा जब हम अपने आसपास में उपयोग करते हैं तो वहाँ के लोग उसे समझ जाते हैं, परंतु अनजान लोग जो होते हैं उसे नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हम सभी का मातृभाषा क्या है, अलग अलग है। तो भाषा समझ के माध्यम के रूप में क्या है कि जब हम कोई भाषा को जो है अपने आसपास के परिवेश में, आसपास के लोगों के सामने उपयोग करते हैं तो वह लोग क्या होते हैं उसे समझ जाते हैं, परंतु अगर दूसरे लोगों के सामने करें या अनजान लोगों के सामने करें जो पहले उस भाषा के परिचित नहीं हो या पहले उस भाषा के बारे में जानकारी नहीं हो, तो वह क्या होंगे, उसके बारे में वो नहीं समझ पाएंगे। साथ में क्या होगा, क्योंकि वो सभी जो होता है, हर लोगों का जो होता है मातृभाषा अलग अलग होती है। किसी की हिंदी होती है, किसी की भोजपुरी होती है, किसी की मैथिली होती है, किसी की मगही होती है, किसी की उर्दू होती है, सबकी अलग अलग होती है। नेक्स्ट है, भाषा में मनुष्य अपने भावों को व्यक्त करने के लिए विभिन्न ध्वनियों का इस्तेमाल करता है। भाषा में जो होता है मनुष्य अपने भावों को, विचारों को जो होता है विनिमय करने के लिए क्या करता है या व्यक्त करने के लिए जो होता है विभिन्न ध्वनियों का जो होता है इस्तेमाल करता है, जिससे वह दूसरे के भावों को समझ सके। और ध्वनियों का सार्थक रूप होता है जिसमें इनको समझाया जा सके। ध्वनियों के कारण भाषा का आधार वो प्रारंभिक रूप जो होता है मौखिक होता है। ध्वनियों के कारण ही जो होता है भाषा का जो आधार वो प्रारंभिक रूप है वो मौखिक है। भाषा मौखिक रूप वह से मौखिक प्रकृति में अपना कर ही उसे लिखित रूप में धारण करती है। मतलब कि भाषा जो होती है मौखिक रूप से जो होता है मौखिक प्रकृति को जो है अपना कर उसकी लिखित रूप को जो है धारण करती है या धारणा करती है। नेक्स्ट अब आगे जानेंगे भाषा संप्रेषण के रूप में। संप्रेषण कहने का अर्थ है कि भाषा का क्या होता है कि आंतरिक पक्ष होता है। भाषा एक रचना है। भाषा की व्याकरणीकरण रचना मन के जटिल भावों एक दूसरे के प्रकट करने में सहायक है। इस दृष्टि से विचारों की अभिव्यक्ति यानी संप्रेषण की प्रक्रिया में भाषा संरचना साधन का काम आती है। कहने का अर्थ है कि भाषा क्या है, एक आंतरिक पक्ष है। भाषा एक रचना है जिसके माध्यम से क्या होता है कि विचारों की अभिव्यक्ति संप्रेषण की प्रक्रिया में भाषा संचार साधन का जो है कार्य करती है। लोगों को पहुंचाने, अपने भाव तथा विचारों को जो है पहुंचाने के लिए साधन करती है, बताती है। जैसे सेकंड पॉइंट में देख ले, संप्रेषण एक परस्पर क्रिया है जिससे एक पक्ष संदेश का संप्रेष करता है, दूसरा पक्ष उच्च संदेश को जो है ग्रहण करता है। संदेश कहने का अर्थ है कोई जानकारी को जो होता है पहला पक्ष देता है, दूसरा पक्ष जो होता है उसे ले लेता है। संप्रेषण हर जीवित प्राणी का गुण धर्म है। संप्रेषण क्या है, हर जीवित प्राणी का जो है गुण धर्म है। चींटियां गंध द्वारा अपने समाज के अन्य प्राणियों को शिकार या जो खाद्यान्न की सूचना होती है उसे देती है। मधुमक्खी अपने साथियों को नाच द्वारा संदेश संप्रेषित करती है। घोड़ा, कुत्ते, बिल्ली आदि जानवर जो होता है ध्वनियों के माध्यम से संप्रेष करते हैं, लेकिन इनका संप्रेषण कथन परिवेश तथा काल की दृष्टि से अति सीमित है। इनके मुकाबले मनुष्य की भावना बस उन्नत और जटिल संप्रेषण व्यवस्था है जो काल, परिवेश और सीमाओं के बाहर जटिल से जटिल विषयों को प्रतिपादित में सक्षम है। कहने का अर्थ है कि संप्रेषण क्या होता है कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो होते हैं संप्रेषण के माध्यम से बहुत सारी कह देते हैं। जैसे मनुष्य तो कहता ही है, साथ ही साथ चींटियां गंध के द्वारा जो होता है समाज को, अपने प्राणियों के, अपने दोस्तों को जो बता देता है, शिकार के खतरा के बारे में बता देता है या खाद्य पदार्थ के बारे में बता देता है, तो ये होता है। साथ ही साथ मधुमक्खी क्या होता है कि नाच कर जो होता है दुश्मनों का संदेश दे सकता है, संप्रेष कर देता है। घोड़ा, कुत्ता, बिल्ला आदि जो होता है ये सब अपने भाषा के माध्यम से या अपने ध्वनि के आधार पर जो होता है दूसरे को संकेत कर देता है या संप्रेषित करके बता देता है। तो यही जो है आपका है भाषा संप्रेषण के रूप में। अब आगे जानते हैं पॉइंट थर्ड, जिसमें हमें जानना है
भाषा और पशु पक्षी पेड़ पौधे भाषा के अंतर, कि मानव भाषा और पशु पक्षी पेड़ पौधे की जो भाषा है उसमें क्या अंतर है। आपको क्या लगता है कि केवल मनुष्य के पास भाषा होती है? क्या पशु पक्षी के पास भाषा होती है कि नहीं होती है? क्या पेड़ पौधे के पास भाषा होती है कि नहीं होती है? तो मैं आपको बता दूं कि सभी के पास जो होती है अपनी अपनी भाषा होती है, लेकिन हम उन लोगों की भाषा को नहीं समझ सकते हैं, ना ही वो हम लोगों की भाषा को समझ सकते हैं। अपनी अपनी एक तरीका होती है, अपनी भाषा के तौर पर जो है वो बात करते हैं, कार्य करते हैं। तो सभी लोगों का जो होता है एक अपनी एक अलग भाषा होती है। जैसे कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके समस्त जगत का जो है आपस में संबंध होता है। भाषा एक ऐसी विधि है जिसके बिना समस्त प्राणी जगत जो होता है संवाद विहीन होगा। अगर भाषा नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्राणी जो होता है संवाद नहीं कर पाएगा, तो इसलिए जो है संवाद विहीन हो सकता है। नेक्स्ट है, मनुष्य बोल सकता है। अलग अलग स्थानों पर रहने वाले मनुष्य की अपनी अपनी भाषा होती है जिसमें वह एक दूसरे से बात कर सकते हैं, आसानी से अपने मन की बात एवं दूसरे को तेज भेज सकते हैं तथा कई प्रकार के भाषाओं को बोल सकते हैं और समाज में भी जो है बोला जा सकता है या समाज भी सकते हैं। नेक्स्ट है, मतलब मनुष्य क्या होता है कि अलग अलग स्थानों पर रहते हैं, मनुष्य की अपनी अलग अलग भाषा होती है जिसमें वह एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं, कह सकते हैं, आसानी से अपने मन की बात को भेज सकते हैं दूसरे के सामने। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, किसी भी मनुष्य को उसके सही विकास के लिए सर्वप्रथम उसकी माँ की भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। मतलब किसी भी मनुष्य के जो सही विकास होता है उसके या भाषा विकास के लिए सर्वप्रथम उसकी माँ की जो भाषा होती है वह जानना या वह होना आवश्यक होता है। इसीलिए बच्चों को जो होता है प्राथमिक शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा मातृभाषा में देनी चाहिए। इसीलिए जो है बच्चों को प्राथमिक शिक्षा जो है मातृभाषा में अधिक देनी चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो उसकी भाषाई विकास नहीं हो पाती है। ठीक उसी प्रकार पशु पक्षियों का भी होता है। यदि कोई पशु जो होता है बचपन में ही अपने माता पिता से बिछड़ जाता है तो उसकी भाषा सीख नहीं पाता है और बड़े होने के बाद जो होता है कहीं ना कहीं इसका बुरा प्रभाव उसको देखने को मिलता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जानवर हो या चाहे वो पशु पक्षी कोई भी हो। अगर बचपन में उसे माता के पास नहीं रखा जाए, वो अपनी माता पिता के भाषा को नहीं समझ पाएगा, मातृभाषा को नहीं सीख पाएगा, तो उसे जो है काफ़ी आगे प्रॉब्लम होगी और साथ ही साथ उसका जो विकास होता है वो रुक जाएगा अगर नहीं सीखेगा तो इसलिए जो होता है अगर जानवर भी बिछड़ जाता है तो उसके बाद जो होता है वह कहीं इसका जो होता है उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है, पशु संप्रेषित करता है। पशु संप्रेषण मतलब इशारा करता है, अपनी बातों को बताता है कुछ किसी भी माध्यम से अपने क्षेत्र में निर्धारित करने, भोजन तथा पानी बांटने आदि के लिए जो है। उदाहरण के लिए शिकार करते समय भेड़िया अपने रणनीति का संकेत देती है। पूंछ की स्थिति यह बताती है कि पीछा करना है और वापस लौटना है। मतलब कि पशु पक्षी भी जो होते हैं संप्रेषित करती हैं, उनकी भी जो है अपने बातों को रखने का एक अलग जरिया है। किसी भी मुश्किल में हो वो अपनी बातों को जो है अपने संप्रेषण के माध्यम से और सब लोगों को, अपने प्रजाति को, अपने दोस्तों को जो है बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पर ये हो रहा है, ऐसा खतरा है या कुछ है। नेक्स्ट पॉइंट है, खरगोश की तरह सफ़ेद पूंछ वाली हिरन अपनी पूंछ को लहराकर खतरे का संकेत देती है। पानी की चिड़िया अपने सिर को हिलाकर अथवा थोड़ी उठकर उड़ने की मंशा को संप्रेषित करती है ताकि समूचा झुंड एक साथ उड़े। मतलब समूचा जो झुंड हो एक साथ जुड़े। कहने का अर्थ है कि जो खरगोश होते हैं वो सफ़ेद जो होता है पूंछ वाले हिरन अपनी पूंछ को जो होता है लड़ाकर खतरे का संकेत देती है। साथ ही साथ पानी की चिड़िया जो होती है वो अपने सिर को हिलाकर अथवा थोड़ी को उठाकर उड़ने की मंशा, मतलब सिर को हिलाकर थोड़ी जो होता है मतलब उनका जो भागने का जरिया होता है उठाकर उड़ने की जो मंशा होती है उसे जो होता है वो संप्रेषित करती है कि हम जो है एक साथ उड़ेंगे और साथ ही साथ जो समूचा झुंड हो एक साथ उड़े। इसीलिए जो है ये संप्रेषित के माध्यम से जो है अपनी बातों को, अपने विचारों को दूसरे के सामने अभिव्यक्त कर पाते हैं। पशु पक्षी पेड़ पौधे जीव जंतु। नेक्स्ट है, जीव जंतु की तरह पेड़ पौधे भी भाषा का प्रयोग करते हैं। अपनी बौद्धिक क्षमता के कारण मनुष्य भले ही उनकी मूल भाषाओं को जो है नहीं समझ पाए, किंतु पौधे हमेशा अपनी भावनाओं को आदान प्रदान करते हैं। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने 20वीं शताब्दी में जो है पौधे और पशुओं के हृदय धड़कने के समानने का उद्देश्य जो है सिद्ध किया है कि पौधे और जो पशु है उनके जो हृदय होते हैं धड़कने का जो है समान्य, और वह जो है सिद्ध हुआ है कि दोनों का सामान्य होता है, उसे जो है वो सिद्ध भी किए हैं। अब आगे हम जानेंगे पॉइंट 4 के बारे में, जिसमें हमें जानना है भाषा के नियम, बंद व्यवस्था, ध्वनि संरचना, शब्द संरचना, वाक्य संरचना, संवाद संरचना। एक एक करके जानेंगे। तो जैसे कि भाषा की अपनी एक संरचना होती है जिसके माध्यम से ही हम भाषा का उपयोग करते हैं एवं लोगों को जो है समझा पाते हैं। इसकी संरचना में ध्वनि, शब्द, वाक्य एवं संवाद की अपनी अपनी एक भूमिका है। तो
तो सबसे पहले ध्वनि संरचना के बारे में जान लेते हैं। तो पहला है ध्वनि संरचना, जिसमें देखिए कि क्या लिखा हुआ है, दो या दो से अधिक वस्तुओं के आपस में टकराने से वायु से कंपन होता है। जब यह कंपन कानों तक पहुंचता है तो इसे ध्वनि कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक वस्तुओं के आपस में टकराने से वायु कंपन होता है, और जब यह कंपन कानों तक जो है पहुंच जाती है तो इसे जो होता है हम लोग ध्वनि कहते हैं। प्रत्येक भाषा में ध्वनि की जो होता है वर्गीकरण मिलता है। हिंदी में स्वर और व्यंजन दो वर्ग है। शब्द में हर सार्थक ध्वनि का महत्व होता है। जिस ध्वनियों में प्रयोग से शब्दों का अर्थ बदल जाता है वह सार्थक ध्वनि कहलाता है। जिस ध्वनि में जो होता है उसके प्रयोग से उसका अर्थ बदल जाता है उसे सार्थक ध्वनि कहते हैं। उसी प्रकार प्रत्येक भाषा में स्वर या व्यंजन दवाइयाँ की संख्या नियमबद्ध, प्रत्येक व्यंजन ध्वनियों के बीच एक दूसरे के साथ जो होता है ध्वनि आता है। तो यह हो गया, दो या दो से अधिक वस्तु आपस में जब टकराते हैं वायु कंपन होता है, तब जाकर जो होता है वो कंपन कानों तक सुनाई पड़ता है, उसी को जो है हम लोग ध्वनि कहते हैं। और इसका महत्व क्या होता है कि शब्द के हर सार्थक ध्वनि का जो होता है महत्व होता है, जिसमें ध्वनि के प्रयोग से हम लोग शब्द को जो है बदल जाते हैं। नेक्स्ट है शब्द संरचना। शब्द संरचना कहने का अर्थ है कि भाषा में शब्द का महत्वपूर्ण स्थान है। बिना शब्द का अर्थ जाने भाषा समझना मुश्किल है। शब्द संरचना का अध्ययन निम्नलिखित रूपों में होता है, जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, समास आदि। मतलब कि भाषा का जो शब्द है वह महत्वपूर्ण स्थान है। बिना शब्द का अर्थ जाने हम भाषा समझाना मुश्किल होता है, और शब्द संचालन का जो अध्ययन है निम्नलिखित रूपों में किया जाता है, जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, समास आदि। नेक्स्ट है वाक्य संरचना। भाषा की स्वतंत्र पूर्व सार्थक सहज इकाई को वाक्य कहते हैं। भाषा की स्वतंत्र पूर्व एवं सार्थक जो इकाई होती है उसको जो है वाक्य कहते हैं। किसी भी भाषा के वाक्य में मौजूद ही बुनियादी घटक जैसे कर्ता, कर्म और क्रिया की जरूरत में किन वाक्यों की संरचना बनती है, चाहे वो क्रिया और या मैथिली हो, कोई भी अन्य भाषा प्रत्येक व्यक्ति के घटक किसी निश्चित क्रम में होने पर ही वाक्य की रचना करते हैं। मतलब निश्चित कोई भी जो रचना घटता जाता है या घटती है, तो इसमें क्या होता है कि निश्चित क्रम में होने पर ही जो होता है वाक्य की रचना होती है। अब नेक्स्ट है आपका संवाद संरचना। संवाद संरचना कहने का अर्थ है कि जब किसी दो व्यक्तियों के बीच बातचीत होता है तो यह सामान्य का नाता होता है, सामना का नाता होता है, यह संवाद का नाता होता है, यहाँ पर सम्मान का नाता होता है, एवं इसके उपयुक्त ध्वनि, शब्द, वाक्य यह सब उस संवाद को जो है समझने के लिए मदद करता है। जैसे संवाद संरचना क्या है, जब ध्वनि जाने, शब्द जाने, वाक्य जाने, तब जाकर जो है हम लोग संवाद करते हैं। यह क्या है, क्रमबद्ध प्रक्रिया है। यह भाषा की जो नियमबद्ध व्यवस्था है कि भाषा कैसे हम लोग पहले ध्वनि के बारे में जानेंगे, फिर शब्द जानेंगे, फिर वाक्य करेंगे, तब जाकर जो है हम लोग संवाद करना शुरू करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई दो व्यक्ति के बीच बातचीत होता है तो यह जो होता है संवाद का नाता होता है, एवं इसके उपयुक्त ध्वनि, शब्द, वाक्य इन सभी जो होते हैं संवाद को समझने में मदद करता है। जैसे पहला व्यक्ति तुम कहाँ जा रहे हो, दूसरा व्यक्ति मैं घर जा रहा हूँ, तो इस तरह जो होता है संवाद किया जा सकता है। और अब जो है यह आपका इस यूनिट का जो है लास्ट पॉइंट है 5, जिसमें हमको जानना है भाषा की विशेषताओं के बारे में। तो पहला पॉइंट है भाषा सामाजिक संपत्ति है। बात सही है, भाषा क्या होता है, सामाजिक संपत्ति है, क्योंकि भाषा को लोग जो होते हैं समाज से सीखते हैं और समाज में ही जो होता है प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है भाषा एक अर्जित संपत्ति है। सही बात है, भाषा एक अर्जित संपत्ति है, ना कि पैतृक संपत्ति। भाषा को क्या होता है, हम अपने वातावरण में, हम अपने परिवेश से, हम अपने माता पिता, अपने परिवार से जो होता है अर्जित करके सीखते हैं। नेक्स्ट है भाषा सर्वव्यापक होता है। भाषा का प्रयोग जो होता है सभी जगह होता है। नेक्स्ट है भाषा का अंतिम रूप नहीं होता है। भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा की निश्चित सीमाएं होती है। भाषा हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना सही हो। इसीलिए देखते होंगे कि अगर हम उच्च स्तर में या भाषा की जो सीमा है उससे अगर लांघ देते हैं तो फिर गलत हो जाती है, हमें प्रॉब्लम होने लगती है। भाषा मानकीकरण पर आधारित होता है, मानवीयकरण पर आधारित होता है। फिर है भाषा व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। भाषा क्या है, व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। नेक्स्ट है भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। यही बात सही है। पैतृक मतलब कहने का अर्थ है कि हमारे परदादा दादा नहीं दिए हैं, बल्कि हम लोग भाषा ग्रहण करके, हम अनुकरण करके सीखते हैं। तो यह जो था भाषा की विशेषता थी। और साथ ही साथ F5 जिसमें आपको पढ़ना था भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास,
इस एक यूनिट 1 में आपको पढ़ना था भाषा की प्रकृति में, जिसमें हमने जाना प्रतीकों के वाचिक व्यवस्था के रूप में, भाषा के अर्थ के बारे में, समझ के माध्यम के रूप में, संप्रेषण के माध्यम के रूप में, भाषा के मनुष्य भाषा या पशु पक्षियों के पेड़ पौधे के बीच में जो भाषा है उसमें अंतर, भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था के बारे में जाना, ध्वनि संरचना, शब्द संरचना, वाक्य संरचना, और उसके बाद जो है भाषा की विशेषताओं के बारे में जाना। तो यह जो है मैंने आपका जो 5 है उसके यूनिट 1 को पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।